एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्कूल से आ रही थी तो मेरे दुकान पर दो पुलिस खड़ी थी। मैं कुछ घबरा सी गई थी। फिर मैंने पास आकर वजह पूछी तो वो मेरे भाई के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। भाई ने जिस लड़के का कत्ल किया था उसके घर वालों ने केस नहीं किया था क्योंकि उस लड़के का कोई था ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा भाई अब जल्दी ही रिहा होने वाला था और उसी की वजह से पुलिस मेरे दुकान पर खड़ी थी। जेल में 14 साल बिताने के बाद मेरा भाई काफी हद तक सुधर गया था और अभी हम तीनों बहनों ने शादी भी नहीं की थी। मैं तो अपने ही स्कूल में हिंदी के टीचर से मोहब्बत करती थी। उसने कितनी बार मुझे कहा था कि हम शादी कर लेते हैं, पर मैंने मना कर दिया था। मैं जब तक अपनी दोनों बहनों की शादी ना कर दूं, जब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, और मेरी बहन जब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उनका भाई उनके सामने नहीं होगा। इसी शर्त पर अभी तक हम तीनों बहनें कंवारी थीं और अब मेरा भाई भी जल्द जेल से आने वाला था। पुलिस के पूछताछ से मैं अपने बीते हुए कल में पहुंच गई और पुलिस को सारी कहानी सुनाने लगी। पापा जुए में एक लड़की खरीद कर ले आए थे और उससे निकाह कर लिया। वह कम उम्र की थी। माँ उस पर जी भर के जुल्म किया करती थी और हम भी उसे मौसी समझते थे, पर वह कुछ न कहती थी। बस जो ही रात होती थी तो जानेमाज बिछाकर बैठ जाती थी, पूरी रात रोती। मुझे डर लगने लगा था कहीं उसकी बद्दुआ न लग जाए। कुछ दिन के बाद पापा ने उसे खूब मारा और माँ उसे जलाने लगी तो वह अल्लाह को पुकारने लगी। उस वक्त लड़की की चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। झट से अपने बिस्तर से उठ बैठी। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं तेजी से भागती हुई बाहर आ गई। माँ हमेशा की तरह उस लड़की को बालों से पकड़कर जोर जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। मैंने माँ को रोकने की कोशिश की। माँ ने जोर से मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और मुझे डांटते हुए कहने लगी, बेहया लड़की, मुझसे दूर ही रहो। हमेशा की तरह माँ ने मुझे बातें सुनाई। पास मेरा भाई भी खड़ा था, मुस्कुराती हुई नजरों से दोनों को देख रहा था। न जाने मेरे भाई को उस लड़की से इतनी नफरत क्यों थी। इस बात की समझ मुझे आज तक नहीं लगी थी। थोड़ी ही देर के बाद वह माँ को कहने लगा, माँ आज इसे खूब अच्छा सबक सिखाओ। मैंने उसे पापा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। न जाने वह वहाँ क्या कर रही थी। वैसे भी अपने हुस्न से सब लोगों को ही अपनी तरफ खींचती रहती है। मुझे भी 2-3 बार इशारा कर चुकी है। वह तो मैं शरीफ हूँ जो उसकी बातों में नहीं आता। भाई की बात सुनकर मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। मैं अपने कमीने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। मुझे ये भी पता था ये लड़की उसे अपने पास भी नहीं भटकने देती होगी, बल्कि यही जो उस लड़की को हमेशा परेशान करता रहता है। कल रात के वक्त वह पापा के कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि भाई उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर जा रहा था। अगर मैं वहां ना पहुंचती तो न जाने मेरा भाई उसके साथ क्या सलूक करता। मैंने अपने भाई को धमकी दी थी, अगर उसने उसके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसकी हरकतों के बारे में सारे घर वालों को बता दूंगी। मेरा भाई न सिर्फ सिगरेट पीता था, बल्कि उसका ऐसे लड़कों के साथ भी उठना बैठना था जो लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए थे। मेरा बाप जितना मर्जी खुदगर्ज सही, लेकिन वह अपने बेटे के मामले में बहुत सख्त इंसान था। जब भी मेरा भाई कोई गलती करता, मेरा बाप उसे जरूर सजा देता था और जरा भी रहम नहीं खाता था। वे हमेशा यही कहते थे कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरी तरह बुरा इंसान बने, बल्कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। पापा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ती थी और मैं सोचती थी, पापा शायद ये समझते हैं बेटे पर थोड़ा सख्ती करूंगा तो उसे कैसा भी बना लूंगा, जबकि हकीकत तो ये है कि बेटा हमेशा अपने बाप को देखकर ही सीखता है। माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घसीटते हुए किचन की तरफ लेकर जाने लगी। ये देखकर मुझे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था और वह अपने मुंह से बार बार यही बात निकाल रही थी कि मैं तुम्हें जला दूंगी, मैं तुम्हारी शक्ल ऐसी बना दूंगी कि कोई भी तुझे देखना या तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। वह मासूम सी लड़की अपना हाथ माँ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ की पकड़ बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे माँ पर कोई शैतान सवार हो गया हो। मैंने तेजी से भागती हुई अपने भाई के पास गई और उसे कहा कि खुदा के लिए माँ को रोको, वरना उस लड़की के साथ बहुत बुरा जुल्म कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यार तुम भी छोटी छोटी बात पर डर जाती हो, सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने जा रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम बस चुप्पी के साथ तमाशा देखती रहो। अरे मैं तो इस सब का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहने लगी, अगर माँ तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी के साथ इस तरह का सलूक करती तो तब तुम क्या करते?
मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम ही गुस्से से लाल हो गया था। वह चीखते हुए कहने लगा, मैं उस इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर एकदम ही वह चुप हो गया। यकीनन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इस वक्त माँ गलती कर रही हैं। उसने माँ को रोकना चाहा, मगर माँ उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने हम दोनों को धमकी दी और कहा, अगर तुम दोनों ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के साथ यही सब करूंगी। मैंने माँ को कहा, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, वह लड़की बेकसूर है। अगर उसने कोई गलती की होती तब आप उसे सजा देती। यूं बेगुनाह को सजा देना सिर्फ और सिर्फ ज्यादती है। माँ कहने लगी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ क्या ठीक है और क्या गलत है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तो बात मेरे घर की आ गई है। मैं और ज्यादा उस लड़की को छूट देकर उसे अपना घर बर्बाद नहीं करवा सकती हूँ। अभी ये मेरे पति पर डोरे डाल रही है, कल को अगर उसने मेरे पति को अपने काबू में कर लिया तो मेरी तो दुनिया ही लुट जाएगी और मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी और माँ को कहने लगी, खुदा के लिए माँ जी, मेरे साथ ये जुल्म ना करें। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अंकल को अपने बाप जैसा समझती हूँ। भले ही उन्होंने मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लिया है, पर मैं तो उनको अभी भी अपने पिता समान ही समझती हूँ, क्योंकि वो मेरे पिता के दोस्त हैं। उनके साथ वक्त बिताना तो दूर की बात है, मैं उन्हें कभी गलती से भी नजर उठाकर नहीं देख सकती हूँ। आपके बेटे को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसने एक नजर मेरे भाई की तरफ देखते हुए कहा। मेरा भाई उससे नजरें चुराने लगा। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगा और मुझे कहने लगा, तुम उस लड़की को बचा लो। जब मैंने भाई के चेहरे की तरफ देखा, उस वक्त वो पसीने से नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। वह एकदम ही डरा हुआ नजर आने लगा था। यकीनन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने माँ को पीछे हटाने की बहुत कोशिश की तो माँ हमें बुरा भला गालियां देने लगी। हमें कहने लगी, अगर तुम लोग बीच में आए तो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहोगे। तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई भी खुशी दस्तक नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ गम तुम लोगों का मुकद्दर बन जाएगा और तुम लोगों की जिंदगी अजाब से कम नहीं होगी। माँ के मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ कभी भी मुझे इस तरह से बद्दुआ दे सकती थी। मेरा भाई भी एकदम ही सुन रह गया था। उसे भी शायद मम्मी के इस रवैये पर गुस्सा आ रहा था। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उसने माँ का बाजू पकड़ा और उन्हें पीछे हटाने लगा। माँ ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वह थोड़ा सा दरवाजे से बाहर की तरफ हो गया था तो माँ ने अचानक फुर्ती से किचन का दरवाजा बंद कर लिया। हमें उस लड़की की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। लड़की माँ के पैर पकड़कर उनकी मिन्नतें कर रही थी। मैं तेजी से भागती हुई खिड़की की तरफ गई थी ताकि अंदर का मंजर देख सकूं। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। माँ ने हाथों में माचिस और घासलेट उठा रखा था और बहुत ही गुस्से से उस लड़की की तरफ देख रही थी। माँ की आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उनका बस नहीं चल रहा था। बस उन्हें तो लग रहा था कि बस कहीं भी उस लड़की को गायब कर दे। मैंने माँ को चिल्लाते हुए कहा कि उसके साथ इतना बुरा जुल्म ना करो। अगर आपको उससे इतना ही नफरत है तो आप उसको घर से बाहर निकाल दो। माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, उसे घर से बाहर तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन इस हालत में नहीं, बल्कि उसे इतनी बुरी हालत में इस घर से बाहर निकालूंगी कि जानवर भी उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लेंगे। मैंने माँ को कहा, खुदा के लिए आप फिरौन मत बनिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि उसका क्या अंजाम होता है। मेरी माँ मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उससे पहले कि वह उसे जलाती, एक ऐसा करिश्मा हुआ कि मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ पलों तक तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ऐसा भी हो सकता था। वह दिन याद करने लगी जब शाम का वक्त था। हम सब मामूली की तरह आंगन में बैठे अष्टचक्र खेल रहे थे। माँ भी हमारा साथ दे रही थी। हम 4 बहन भाई थे। मेरा सबसे छोटा भाई 3 साल का था, जो कि कमरे में सो रहा था। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मुझसे छोटा एक भाई था। हम लोगों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। माँ हम पर अपनी जान देती थी और हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। पापा भी हमसे मोहब्बत करते थे, लेकिन पापा की एक आदत थी जो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। असल में पापा जुआ खेलते थे, उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं था। माँ ने शुरू में उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, अपनी कसम भी दिला दी थी, लेकिन पापा माँ की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब माँ को अंदाजा हो गया इस तरह से वह सिर्फ और सिर्फ खुद की बेइज्जती करवा रही हैं, क्योंकि उनके पति तो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं। माँ पीछे हट गई। उन्होंने पापा को मना करना छोड़ दिया। वैसे भी पापा का काम घर का खर्च उठाना था और वे घर का खर्च बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहे थे।
जुए में वह इतने माहिर थे, कभी कभी तो मुझे उनके किस्मत पर हैरानी होने लगती थी। कभी उनके ऐसे करने पर मुझे तरस भी आता था और हर दिन वह अपने साथ एक बहुत मोटी रकम घर लेकर आते थे। माँ के लिए हर दिन ही वह बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लेकर आते थे। जब वह जोड़ा माँ के हवाले करते थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। माँ उन्हें कहती थी, मैं अब पछता रही हूँ कि मैंने बीते हुए कल में तुम्हें ये काम क्यों नहीं करने दिया। अगर बीते हुए कल में तुम्हें न रोकती तो आज मैं बहुत ज्यादा ही अमीर हो जाती। माँ के मुंह से अब इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। माँ बहुत जल्दी इस सब की आदी हो गई थी, जबकि मैं चाहती थी कि मेरी माँ पापा को ये काम करने से रोक लें, लेकिन पापा को रोकने के बजाय उन्हें खुद ही पापा का साथ देना शुरू कर दिया था। पहले हम एक बहुत ही पुराने और खंडर नुमा घर में रहते थे, लेकिन जब से पापा ने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे तब से हमने वह घर भी बदल लिया और एक पोस्ट कॉलोनी में आकर जिंदगी बिताने लगे। माँ पापा को हमेशा एक ही बात की हिदायत करती थी कि तुम्हारे इस काम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। असल में मोहल्ले के लोग हम लोगों को बहुत ही इज्जतदार और तमीज वाला इंसान समझते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है या हमारे घर के लोग किस तरह के छोटे सोच के मालिक हैं। मेरी माँ असल में मेरी सौतेली माँ थी। मेरी जो सगी माँ थी उसका इंतकाल हुए 6 साल बीत गए थे। तब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी। जब पापा ने माँ से शादी की, मेरी सौतेली माँ ने इतने अच्छे तरीके से मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, न ही उन्होंने मेरे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया था। मैं जब 15 साल की थी तो मुझे तब पता चला ये मेरी सगी माँ नहीं है बल्कि सौतेली माँ है। मगर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई थी। मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली माँ दिया था। मेरी माँ मेरा हर चीज का ख्याल रखती थी और उसने मुझे कभी भी किसी काम से हाथ नहीं लगाने दिया था। मगर उसके बावजूद भी मुझे अपनी माँ से जरा भी मोहब्बत नहीं हो पाई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरी माँ बहुत ही जालिम औरत थी। वह अपने बच्चों पर जुल्म तो नहीं करती थी, लेकिन गरीब लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही बुरा होता था। अगर कभी कोई भिखारी भीख मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आ जाता तो माँ न सिर्फ उसे बातें सुनाती बल्कि उसकी इतनी बेइज्जती करती थी। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता तो वह शर्म से डूब मरता। मेरी माँ को मैं अक्सर ही समझाती थी कि ऐसा मत किया करो, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है। मेरी बात सुनकर माँ मुझे डांट कर चुप करवा देती थी और मुझे कहती थी, तुम्हें किसी चीज के बारे में भी पता नहीं है, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो। अपनी माँ की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर में रहती थी। मुझे डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाए, और मैं हमेशा ही अपनी माँ के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगती रहती थी। मैं माँ को भी तौबा करने के लिए कहती थी, लेकिन मेरी माँ बहुत ही घमंडी सी औरत थी। मेरी माँ बड़ी घमंड में कहती थी कि मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया। जब ये बात मैं पापा से कहती तो पापा एक गहरी सांस ले लेते और फिर चुप से मेरी तरफ देखने लगते। मैं पापा को कहती, पापा माँ को समझाया करो, उन्हें कहा करो कि ये सब ठीक नहीं है, इतना घमंड इंसान को ले डूबता है। पापा मजबूर सा मुंह बनाकर कहते, मैं तुम्हारी माँ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, मगर तुम्हारी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती है। पता नहीं उसके दिमाग में ये खुराफात किसने भर दिया है। ज्यादा समस्या तो मुझे उस वक्त हुआ जब मेरा भाई भी मेरी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। मेरा भाई भी एक बहुत ही जालिम इंसान बन गया था और वह तो कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी वह इस तरह बुरी संगतों में पड़ जाएगा। एक दिन मैं कॉलेज गई थी, वापस घर आ रही थी जब मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। वह हल्की हल्की आवाज में चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर मैं घबरा गई और वह आवाज गली के कोने से आ रही थी। ये गली ऐसे अंदाज में बनाई गई थी कि जब तक उसका मोड़ न मुड़ जाए तब तक सामने किसी को देख नहीं सकता था। वह गली आगे जाकर बंद हो जाती थी। एक पल के लिए तो मेरे दिल में आया यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे डर था कहीं ऐसा न हो कि मैं खुद बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं। मगर फिर दूसरे ही पल मेरा दिल नरम पड़ गया था, क्योंकि चिल्लाने वाली भी एक औरत थी और पता नहीं वह इस वक्त किस मुश्किल में थी। मैंने हिम्मत की और उस तरफ चल पड़ी, लेकिन जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वह सामने एक लड़की मेरे भाई के कदमों में बैठी हुई थी और मेरा भाई उसके बालों के साथ छेड़खानी कर रहा था। जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे एहसास हुआ वह उसके बालों को हल्का हल्का सा खींच रहा था और उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा था।
तभी उसके मुंह से निकलने वाले शब्द से मेरा दिल कांप गया था और एक पल तो ऐसा लगा ये जमीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इस कदर जलील इंसान हो सकता है। मैं तेजी से भागती हुई उसके पास गई और अपने भाई को गिरेबान से पकड़कर उठाया। असल में यह गली और इलाका बिल्कुल सुनसान था। यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते थे और लड़कियां तो यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा घबराती थीं। जब मेरे भाई ने मुझे वहां पर देखा तो उसका चेहरा एकदम ही शर्मिंदगी से लाल हो गया था। वह मुझसे फिक्रमंदी से पूछने लगा, बाजी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे ही कॉलेज की लड़की थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्म लगने लगी थी क्योंकि मैं अपने कॉलेज में अपने अच्छे व्यवहार की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। सारे टीचर ही मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। सब लोगों को मेरी मिसालें दी जाती थी, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप की भी सब लोग बहुत इज्जत करते थे। ये सब कुछ मेरे माँ बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा था। फिर भाई मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने उसे कहा कि अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसे धमकाकर वहां से भेज दिया। फिर मैंने उस लड़की की तरफ ध्यान दिया। वह लड़की तेजी से उठी और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने तेजी से नामे सिर हिलाया था और मुझे कहा, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। उसने मुझे बताने की कोशिश की, बल्कि मैं इस वजह से रो रही हूँ कि आप इतने बुरे लोगों में फंस गई हैं। कम से कम आप इस लायक तो नहीं थी, आप उसकी बहन कहलाती। मैंने उस लड़की को कहा, अभी ये कम उम्र का नादान है। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से नामे सिर हिलाया और मुझे कहा, मुझसे 2 साल छोटा है, मगर उसने मुझसे ऐसी ऐसी बात कही है कि मैं बता नहीं सकती। उसकी बातों की वजह से मैं काफी दिन तक परेशानी में पड़ी रही। मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह कहने लगी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और मैं अपने चाचा चाची के पास रहती हूँ। मैं अपने घर में किसी से इस बारे में बता भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे यकीन है वह लोग मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करिए और अपने भाई को समझा दीजिए। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और कहा, आज के बाद वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। वह चुप से वहां से चली गई। मैं अपने घर में तेजी से दाखिल हुई थी। अभी मैं कमरे में ही कदम रखा था कि सामने एक और कम उम्र की लड़की बैठा देखकर मैं हैरान हो गई। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ नहीं बल्कि उस लड़की की तरफ गुस्से से देख रही थी। माँ का बस नहीं चल रहा था कि उसको अपनी आंखों के कहर से ही जान से मार देती। मैंने पापा से पूछा, ये लड़की कौन है? मेरी बात सुनकर पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की इस घर में एक नौकरानी है। आज के बाद ये लड़की तुम लोगों के सारे काम करेगी। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा और उन्हें कहा, पापा आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो इस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। पापा ने गुस्से से मुझे घूरा और मुझे कहा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या ठीक है और क्या गलत है। अच्छा है कि अपने काम से काम रखो। उससे पहले कि पापा ने अपनी बात पूरी की तो मेरी मम्मी बोल पड़ी, आजकल हमारे मामले में ये ज्यादा ही जुबान चलाती है और दखलंदाजी कर रही है। अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लो। मुझे उसकी ये रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं है। मैं इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मुझे डर है कल को ये तुम्हारे पास आकर ये शिकायत ना लगाए कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। इसी वजह से उससे डरती हूँ। मुझे वहां पर खड़े हुए थोड़ी ही देर बीती थी कि अचानक ही मेरी छोटी बहन आई और उस लड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने उस लड़की से कहा कि चलो अभी चलो और जल्दी जाकर मेरा कमरा साफ करो। अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर मैंने तेजी से उसके पास गई। उससे पहले कि मैं उसे कुछ और कहती, माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे हटाते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ठीक कह रही है। इस लड़की को उसकी औकात याद दिला रही है ताकि वो कभी भी ना भूले कि उसकी हैसियत इस घर में सिर्फ और सिर्फ नौकरानी की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा भाई पास में ही चुपचाप खड़ा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझसे नजरें चुराने लगा था। मुझे अच्छी तरह से पता था अब वह डरा हुआ है। मैं उसकी शिकायत किसी से न लगा दूं। फिलहाल उसकी शिकायत भी नहीं लगा सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ सबूत ढूंढनी थी। मुझे पता था जिस दिन मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगी उस दिन उसके खुशियों का आखिरी दिन होगा। उसके अलावा भी मुझे पास के मोहल्ले के बच्चों से पता चला था कि मेरा भाई रोज रात को अपने दोस्तों के साथ लड़कियों के अड्डे पर निकल जाता है।
मैं शाम के वक्त अपने भाई से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मेरा भाई साफ मुकर गया था, बल्कि वो फूट फूट कर रोने भी लगा था और मुझसे कहने लगा कि तुम किस तरह की बहन हो जो अपने भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इस तरह का लड़का हूँ? मैं कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखा जो साफ नजर आ रहा था वह ड्रामा कर रहा है। मैंने उसे उंगली उठाकर धमकी दी और उसे कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और मुझे कहा, खुदा के लिए मुझ पर थोड़ा सा रहम करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। मैंने उसे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो फिर समझ जाना कि तुम्हारा आखिरी दिन आ गया है। एक चीज मैंने नोट की थी और उसकी मुझे खुशी भी हो रही थी, वो ये थी अब मेरे भाई ने रात के टाइम घर से निकलना बंद कर दिया था। उसकी अब काफी हद तक हरकतें बदल गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि अब उसने घर में ही ये सब कुछ तलाश कर लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को पापा जुए में जीत कर निकाह कर लाए थे वह उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। एक दो बार मैंने उसे उस लड़की के साथ भी बातें करते हुए देखा। दूर से मुझे यही लग रहा था वह उसे नॉर्मल अंदाज में कोई बात कर रहा हो। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती थी वह उसके साथ छेड़खानी भी करता रहता था। अगर मेरे दिमाग में कॉलेज वाली लड़की के साथ हुए हादसे को अपने आंखों से ना देखती। उसने कहा था कि तुम्हारा भाई किसी भी लड़की का लिहाज नहीं करता, उसे बदसूरत भी लड़की लाकर दोगी तो वह भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आएगा। मैं डर गई। मैं तेजी से भागती हुई उस लड़की के पास गई। अपने भाई की बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वह उसके साथ बहुत बेहुदा बातें कर रहा था। मैंने अपने भाई के चेहरे पर थप्पड़ की बरसातें कर दी। खुद को मुझसे छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं खुद भी नहीं जानती थी मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैंने उसे अपने काबू में किया हुआ था। पास ही वे लड़की खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अचानक ही वहां पर मेरी माँ आ गई। मुझे पीछे की तरफ हटाते हुए कहने लगी, ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? पापा की बात सुनकर मैंने चीखते हुए कहा कि मैं वाकई पागल हो गई हूँ। अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप उस लड़की पर इतना जुल्म कर रहे हैं। आप अपने अंदर कुछ तो खुदा का डर पैदा करो। और आपकी अपनी बेटियां हैं। अगर कोई आपकी तीनों बेटियों के साथ ये सब कुछ करे तो आपका क्या हाल होगा? पापा ने बहुत ही नफरत से उस लड़की की तरफ देखकर कहा और मुझसे कहा, ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हो रहा है। उसने ही अपने बाप का कर्जा उतारने के चक्कर में अपने आप को पेश कर दिया था। ये कहकर उन्होंने मेरे भाई का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरी बात सुनकर वे फूट फूट कर रोने लगी और मुझे कहने लगी, मेरा बाप भी जुआ खेलता है। वह जुए का बहुत ही पक्का खिलाड़ी था, लेकिन इस बार न जाने उसकी किस्मत ने साथ क्यों नहीं दिया। वह हार गया। तुम्हारा बाप उससे पैसे की मांग कर रहा था और मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं था। मजबूरन मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया। अब मेरी माँ भी उस पर बहुत जुल्म करती थी। उसे सारे घर के काम करवाती थी और उसे मारती पीटती रहती थी। कभी कभी तो खाना भी नहीं देती थी। मुझे उस लड़की पर बहुत ज्यादा तरस आता था। मुझे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला माँ को उसके ऊपर के किए जुर्म की सजा दे दे। माँ, आप अल्लाह ताला से माफी मांग ले ताकि आप अल्लाह के अजाब से बच जाएं। लेकिन माँ पर तो जैसे किसी के कोई बात का असर ही नहीं पड़ता था। मैं रोज रात को उस लड़की के पास जाती और उसके जिस्म पर मरहम पट्टी लगाती थी। उसके पूरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान होते थे। न सिर्फ उसे दिमागी तकलीफ दी जा रही थी बल्कि उसके साथ साथ उसको जिस्मानी तकलीफ भी दी जा रही थी। वह लड़की हमेशा एक ही बद्दुआ देती थी कि देखना तुम्हारी माँ का हाल बहुत बुरा होगा, तुम्हारा बाप हमेशा तड़पता रहेगा, नहीं तुम्हारे भाई का कैरियर बचेगा। उस लड़की की बद्दुआएं सुनकर मैं रो पड़ती थी। मैं उसे कहती थी, खुदा के लिए इस तरह मत बोलो, लेकिन वह बहुत तकलीफ में होती थी। उसे कुछ भी याद नहीं रहती थी वह क्या कह रही है। सुबह जब मैं उससे माफी मांगती तो वह चुप से मेरे चेहरे की तरफ देखने लग जाती थी। मुझे कहती थी, मुझे नहीं याद मैंने रात के वक्त क्या बात की थी। मैं नहीं जानती उसकी बेहोशी में कही गई बातें सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। इससे पहले कि माँ उस लड़की को आग लगाती, माँ खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। ऐसे लगा जैसे उनको कोई मुर्गी का दौरा हो गया हो। अपने बालों को जोर जोर से खींचने लगी। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें एकदम से क्या हो गया। अजीब हालत में हो गई। वह अजीब तरह की हरकतें करने लगी थी।
कभी हंसती कभी रोती और फिर उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। मम्मी की चीखें उस वक्त पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद भाई दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था, लेकिन तब तक मम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भाई ने एक बेवकूफी का काम किया था। उसने जल्दी से माँ को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और गुस्से की वजह से मेरी माँ के दिमाग का नस फट गया। माँ जिंदा तो थी लेकिन बिल्कुल पागल हो गई थी। माँ को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। माँ की ये हालत देखकर मैं आंसू बहा रही थी, लेकिन माँ उस हालत में भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया उनके दिमाग का नस फट गया है। मेरी माँ पागल हो गई थी और ये चीज मुझे खून के आंसू रुला रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की हालत को देख देख कर मेरे पापा को भी टेंशन की वजह से पैरालाइज अटैक आ गया था और वह हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। अपने माँ बाप की हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। करीब 5 साल तक वैसी तकलीफ में रहे। 5 साल तक मैंने उनका बहुत ख्याल रखने की कोशिश की और सेवा करने की कोशिश करती रही। माँ तो खुद ही अपने आप को अलग अलग तकलीफें पहुंचाती थी, फिर बाद में बैठकर रोती थी तो कभी हंसती थी। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाती थी। गली के बच्चे उन पर पत्थर फेंकते थे। मेरे भाई ने भी लड़ाई झगड़े में अपने दोस्त का कत्ल कर दिया था। पुलिस उसे अपने साथ पकड़ कर ले गई थी। उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। उस लड़की को मैंने वापस घर भेज तो दिया था। मैं हर हफ्ते ही उसके पास जाती थी और उसे रो रो कर माफी मांगती थी। 5 साल तक ये सब कुछ चलता रहा और फिर जिस दिन उसने मेरे माँ बाप को माफ कर दिया उसी दिन ही उन दोनों का इंतकाल हो गया। दोनों की दुनिया की तकलीफ खत्म हो गई थी। अब मैं दुआ कर रही थी कि उनके आखिरत भी अच्छी हो जाए। नहीं चाहती थी आखिरत में भी उन्हें किसी तरह की तकलीफ मिले। मेरे माँ बाप ने इस मासूम बच्ची पर जितना जुल्म किया था उन्हें उसकी सजा मिल गई थी। इस सब के बाद मेरी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बाकी कुछ पैसे पड़े हुए थे, उन पैसों से मैंने एक किराने की दुकान डाल ली थी और फिर उसी से हमारा गुजर बसर चलने लगा था। और मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी तो मैं स्कूल में नौकरी करने लगी थी और दोनों छोटी बहनों को दुकान पर बिठा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।